नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार टीचर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 52 को। और यह जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है और आज के सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बिहार प्राइमरी टीचर के एग्जाम में अब कुछ ही दिन बचे हैं और प्राइमरी में बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसीजन दिया गया है, तो उसे लेकर बीएड अभ्यर्थी काफ़ी असमंजस में है कि बिहार प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम देने जाएं कि न जाएं। तो आप लोग एग्ज़ाम देने जरूर जाइएगा। जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं सभी लोग एग्ज़ाम जरूर दीजिएगा, क्योंकि अभी एनसीटी और सरकार की बैठक इस पर चल रही है। तो हो सकता है आप लोगों के पक्ष में कुछ सकारात्मक डिसीजन लिया जाए। इसके साथ ही साथ बिहार सरकार द्वारा भी अभी इस पर कुछ निर्णय नहीं लिया गया है। तो एग्ज़ाम को नहीं छोड़ना है, आप सभी लोग एग्जाम देने जरूर जाइएगा। और इसके साथ ही साथ बीएड वालों के लिए बिहार स्टेट का फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, तो आप लोग स्टेट का फॉर्म जरूर भर दीजिए। माध्यमिक का टीईटी की परीक्षा बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। तो जो भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था तो उसमें कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो याद रखिएगा साथियों, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनाने में। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। तो कब चुना गया था यह हमें बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिसंबर 1946 में। तो साथियों, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें क्या हुआ था कि अस्थाई अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर, तो दिन याद रखिएगा 11 दिसंबर ये डेट है 1946। तो इस दिन संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी और इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी दिसंबर। और कितना दिसंबर, तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी। आगे है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो हमें बताना है कि कब अंगीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यह प्रस्तावना में ही उल्लिखित है। जो प्रस्तावना की अंतिम लाइन है उसमें कहा गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो किसके द्वारा अपनाया गया था, तो संवैधानिक सभा द्वारा। किसके द्वारा साथियों, संवैधानिक सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो जो संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के, वे थे बीएन राव। कौन थे, बीएन राव। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो बताइए कि लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 से। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। और इसी दिन प्रत्येक वर्ष को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था। बनकर तैयार कब हुआ था, यानी कि आत्मार्पित और अधिनियमित कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को किया गया था। और पूरी तरह से जो इसे लागू जो किया जाता है वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने। 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष हुए। और इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर, तीनों बैठक महत्वपूर्ण है, तीनों के बारे में जानते रहिए। 13 दिसंबर की बैठक में क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना पेश किया जाता है। तो दोस्तों 9, 11 और 13 तीनों डेट याद रखिएगा। 9 में सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी बनते हैं, 11 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं, 13 को प्रस्तावना पेश किया जाता है किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। बताइए जो प्रांतीय संविधान समिति था इसके अध्यक्ष कौन थे,
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था। वहीं अगर प्रारूप समिति के बारे में पूछा जाए, कई बार पूछा भी जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे ये। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? पहली बार जो भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया गया था वो किस अधिनियम के तहत था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और इसके तहत क्या था? मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि प्रोफेसर केसी वियर के अनुसार भारतीय संविधान है तो कैसा संविधान है, ये पूछा जा रहा है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अर्ध संघीय है। तो जो प्रोफेसर केसी वियर है, इन्होंने बताया कि भारतीय संविधान यह कठोर तथा लचीलेपन का एक मिश्रण है, अर्थात यह कैसा है? तो अर्ध संघात्मक संविधान है। नेक्स्ट है कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो बताइए कि किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 का अधिनियम। तो प्रांतीय सरकारों का जो गठन हुआ था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था और इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इस अधिनियम में कितने अनुच्छेद थे? तो 321 अनुच्छेद यानी आर्टिकल थे और 10 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां कितनी थी साथियों? तो 10 अनुसूची थी और 321 अनुच्छेद थे। अगला प्रश्न है कि आर्थिक रूप में पिछड़ों यानी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने हेतु संविधान में किन अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया है? तो इस समय जो आर्थिक रूप से पिछड़े यानी कमजोर वर्ग हैं यानी ईडब्ल्यूएस, तो ये जो आरक्षण दिया गया है यह किस अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया इसके लिए? तो अनुच्छेद 15(6) एवं 16(6) को सम्मिलित किया गया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और किस संविधान संशोधन के द्वारा, इसे भी याद रखिएगा, 103वां संविधान संशोधन। तो इसके लिए संविधान संशोधन किया गया था और वो किस क्रम का था? तो 103वें संविधान संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान किया गया। कितने प्रतिशत? तो इसे भी जानते रहिए, 10%। ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण प्रदान किया गया 10% प्रदान किया गया है। आगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इसमें दो प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं। पहला ये कि कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में है। दूसरा कि यह किस देश के संविधान से प्रेरित है अथवा लिया गया है? तो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कानून के समक्ष जो समानता की अवधारणा है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है कि दोहरी नागरिकता लक्षण है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी संघात्मक शासन का। किसका लक्षण है? दोहरी जो नागरिकता है वो संघात्मक शासन का लक्षण है और अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड जैसे देशों में इसे अपनाया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो बताइए जो भारत में न्यायिक प्रणाली है वो किस पर आधारित है? तो कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है इसी पर आधारित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो न्यायिक प्रणाली का प्राथमिक एवं मुख्य स्रोत है अपने यहाँ वो है भारत का संविधान। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है? तो यानी कि भाषाओं के बारे में पूछा जा रहा है कि जो भाषाएं हैं मान्यता प्राप्त वो किस अनुसूची में सम्मिलित है? तो 8वीं अनुसूची में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची दी गई है, जो मूल संविधान में 14 थी लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि संविधान में वर्तमान समय में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है? तो कुल 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। अगला प्रश्न कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो साथियों समवर्ती सूची में रखा गया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली यह किसने कहा था? तो ये जो कथन है ये के.एम. मुंशी द्वारा कहा गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए के.एम. मुंशी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो बताइए कि प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एक सार्वभौम
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष अथवा पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। तो आप लोग प्रस्तावना जरूर याद रखिएगा, जिससे कि प्रस्तावना से कई बार कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपको प्रस्तावना पूरा याद रहेगा तो आप आसानी से इन प्रश्नों को कर ले जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो किससे आरंभ होती है, यानी जो प्रस्तावना का प्रारंभ है तो वो किस शब्दों से है, तो हम भारत के लोग शब्दों से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है वो हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, तो ऐसे करके पूरी प्रस्तावना है। तो स्टार्टिंग में यानी कैसे शुरुआत है, तो हम भारत के लोग यानी कि यहाँ की जनता, सुप्रीम पावर किस में है, जनता में है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि यह भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी जो शब्द है वो किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो यह 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। कब? 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है और इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। और ये जो संशोधन है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें इससे प्रभावित हुई थी और इस संशोधन के ही द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। तो वे शब्द कौन कौन से हैं? एक तो समाजवादी है, दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष, याद रखिएगा, दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष। वहीं अगर तीसरे शब्द की बात की जाए तो तीसरा शब्द कौन सा है? अखंडता। तीनों याद रखिएगा कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द कब जोड़े गए? 1976 में। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। आगे कि किस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? अभी हमने व्याख्या में देखा। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संविधान की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में तो इसी का वर्णन है ना कि भारतवर्ष यानी भारत कैसा है, एक पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में इसका वर्णन किया गया। यह हमें प्रस्तावना में ही देखने को मिलता है। आगे कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए होता है? तो जब एक नया राज्य बनाया जाता है तो उसके लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए होता है? तो साधारण बहुमत। कैसा बहुमत? साधारण बहुमत चाहिए होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।